सर ठीक है, no problem. So you know it very well that today we are meeting in FIP. I am speaking from my own residence at Gurgaon, and you are attending this program from your own residence. This could be possible through research only. So we should realize it that how research is so important, that it has become possible and it has become very easy for all of us that we are attending this program from our residence or from our institution. ये रिसर्च की ही देन है, रिसर्च की वजह से ही हम ये कर पाए. You know it very well that India is one of the global leader in ICT. एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. दूसरा एग्जाम्पल 24 मार्च 2020 भारत सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया. कोविड आया, सारे वर्ल्ड को अफेक्ट किया, प्रभाव किया, परेशानियां आई. आवर टीचिंग वर्क वर डिसकंटिन्यूड, यूनिवर्सिटी वर क्लोज, स्कूल वर क्लोज्ड, एग्जामिनेशन वर आल्सो आइदर पोस्टपोन्ड और कैंसल्ड. तो हम लोगों ने देखा क्या करें, ये तो बहुत बड़ी आपत्ति आ गई. व्हाट शुड वी डू? You know it, we are one of the global leader in ICT. So immediately after 10 or 15 days, we switch over to the online mode, and we continued our studies. We conducted examination. कभी आपने सोचा था 2020 से पहले भी ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं, घर पे अटेंड कर सकते हैं, बच्चों को आप अपने घर से उनको अपने घर पे पढ़ा रहे होंगे, बच्चों के एग्जाम ले सकते हो ऑनलाइन? हैव यू एवर थॉट? 2020 से पहले कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी होता है? नो सर, नहीं है ना. तो देखिए, ये रिसर्च की बड़ी देन है, जिसकी वजह से हम सब ये कर पाए. तो एक सर इसकी झलक पहले आ चुकी थी. जी सर एक बोली शर्मा जी. आइडिया कंपनी का एक ऐड आता था जिसमें मोबाइल स्पीकर. हाँ बताइए कि आवाज कुछ कट रही है. चलिए इसको ठीक कर लीजिए. वी विल टेक अप योर क्वेश्चन अगेन. और बीच में कोई सवाल आपके दिमाग में आए तो वो शायद कहना चाह रहे हैं कि आइडिया कंपनी का एक ऐड आता था, इसमें व्हाट एन आइडिया सर जी करके बहुत सारे ऐड्स आते थे, जिसमें गांव में लड़कियां जो है, हरियाणा की किसी गांव की लड़कियां जो है वो बैठे बैठे मोबाइल में ही ऑनलाइन क्लासेस करती थी. हाँ, ऐसे गांव में सभी गांव में करती थी, नोट हरियाणा. नहीं, एक विज्ञापन आता था, एक विज्ञापन आता था उसमें एक विज्ञापन आता था, विज्ञापन आ रहा था और उससे हम सब प्रभावित हुए. और एक रिसर्च स्टडी हुई कई जगह, तो पता लगा सारे देश में कैसे कैसे कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई घर बैठा है, कहीं तरह तरह की स्थिति. मगर सब ये रिसर्च की वजह से सब संभव हुआ और पढ़ाई लिखाई भी शुरू हुई. ये तो बात ठीक है, अभी एग्री थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मगर सारे देश को ट्रेंड करना आईसीटी में ये कोविड की ही देन है. कोविड से इतना नुकसान हुआ पूरे संसार में इंक्लूडिंग इंडिया, मगर भारतवर्ष को इतना फायदा हुआ. 140 करोड़ लोग आईसीटी में ट्रेंड हो गए अपने आप, जो कि हम और आप यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से करते बार बार तो पॉसिबल नहीं होता. हम 100 कर लेते, 200 कर लेते एक बैच में, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ट्रेन फॉर द आईसीटी. तो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो सब लोगों ने अपना आप सीख लिया, सब जो है सब अब पूरा देश ट्रेंड है. आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ है, एवरीबॉडी इज यूजिंग. तो इस रिसर्च के देश पे हम आगे कैसे बढ़े, तो इसके बारे में आई एम शेयरिंग. आज़ादी के बाद
देयर वाज वन कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और उसके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। उनका 5 सितंबर को हम सब लोग उनका बर्थडे मनाते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने कितना उस बारे में सोचा। अब भाई एक कमीशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और वो क्यों हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है। और जैसे अब आप लोग सब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपने पीएचडी की या पीएचडी करा रहे हैं या अपने फील्ड में रिसर्च के प्रोजेक्ट करा रहे हैं, तो ये देन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की है। क्योंकि राधा कृष्णन एक ग्रेट टीचर, फिलोसफर और विजनरी थे। तो उन्होंने ये सोचा कि रिसर्च को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रखा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर प्लेसेस फॉर जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट स्टाफ होता है, फैकल्टी होती है, लैब होती है, फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं, इक्विपमेंट होती है, सब जो है उसके अंदर सब तरह का सुविधाएं होती है, जिसकी वजह से हम रिसर्च कर सकते हैं हर फील्ड में। तो इन्होंने राधा कृष्ण जी ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन किया कि भाई हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रिसर्च इज द ओनली वाया मीडिया विच वी कैन मेक प्रोग्रेस, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग और यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने एक बॉडी को रिकमेंड किया, आप सब जानते होंगे, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है राधा कृष्णन जी ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में रिकमेंड की कि भाई जो है एक ऐसी बॉडी हो सारे देश में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और जो है यूनिवर्सिटी खोले। अब उन्होंने जो है इसका नाम आपको पता ही है, जो यूजीसी ने पूरी तरह काम 1956 में शुरू किया, वैसे पहले से ही काम शुरू कर दिया था। तो अगर हम 1950-51 में देखें, though we had only less than 30 university and we are having about only 600 colleges. So if you compare in 2024, we have more than 1100 university. We have more than you can say 44,000 colleges. तो पॉसिबल हुआ ये यूजीसी की वजह से। और ऐसे सारे देश में यूनिवर्सिटी खुली, कॉलेज खुले, रिसर्च हुई, आप सब लोग जो है रिसर्च करने के कॉम्पिटेंट जो है आप अपने फील्ड में रिसर्चेज की, और रिसर्चेज के बड़े फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट हो गई, नौकरी लग गई, मगर आप देखिए इसके कितने फायदे हैं। अब रिसर्च जो है जब आपने की, कोई ना कोई नया काम किया, किसी ने किसी प्रॉब्लम का समाधान निकाला, research means to solve the problem, research means to find out the new knowledge, research means to do the work in a innovative way, जो ट्रेडिशनल वे में हम काम कर रहे हैं उसके हट के करें। तो ऐसे जो आप लोगों ने रिसर्च की, तो ऐसा नई नई बातें अपने फील्ड में निकाली, और जो हमारे सिस्टम में उनका लाभ हो रहा है और हम यूज कर रहे हैं। इसके साथ आपके साथ जो काम कर रहे थे बच्चे या डिपार्टमेंट के, उनका सबका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ, उनको थोड़ा मॉनेटरी भी हेल्प हुई, और फिर नई जो चीज निकाली तो आपके समाज को फायदा हुआ, हम सब लोगों को फायदा हुआ। और जब सब लोगों को रिसर्च का फायदा हुआ, क्वालिटी हमारी लाइफ की इम्प्रूव हुई, और जब हमारी क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव हुई, हम अच्छे प्रोफेशनल हो गए, तो फिर हमारे देश को फायदा हुआ। तो रिसर्च के सो मैंने बेनिफिट। अब रिसर्च हमें कंटिन्यूअसली हम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। अब जब आप घर पे बैठे हुए हैं, घर के में जहां भी आप इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, चारों तरफ जो निगाह लगाएंगे, लाइट है, फैन है, घड़ी है, जो भी चारों तरफ देखेंगे, वो कभी ना कभी किसी ने रिसर्च की, उस टाइम वो नहीं थी, और वो जो है निकाली, फिर हमने जो है उसको यूज करना शुरू कर दिया, हमारी जो है गुणवत्ता होगी जीवन की, वी आर एंजॉयिंग द फैसिलिटी। तो समबॉडी हैज इन्वेंटेड, और वो रिसर्च के द्वारा हुई। अब ऐसे ही जो है रिसर्च का जितने भी कमेटीज कमीशन बैठे, सो ऑल कमेटीज कमीशन
recommended and focused that more and more researches should be there. In 1952-53 there was a Mudaliar Commission. तो मुदालियर कमीशन में जो है डॉक्टर मुदालियर वाज द मेंबर ऑफ द राधा कृष्ण कमीशन। तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल एजुकेशन में भी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन अच्छी होगी जिस मकान की, तो मकान अच्छा होगा, तो फिर हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का लिंक होगा। आफ्टर दैट इन 1964-66 कोठारी कमीशन आया। कोठारी कमीशन साहब ने तो बहुत बड़ी रिकमेंडेशन की, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ाया भी होगा। तो प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हर फील्ड में उन्होंने कहा कि रिसर्च होनी चाहिए, और फिर रिसर्च होनी शुरू हो गई। और जब ये कमेटीज कमीशन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इनमें 5-6 लोग होते हैं और वो जो है जो चाहे रिकमेंड कर देते हैं। नो, वो रिसर्च करते हैं, आप लोगों से राय लेते हैं, आप रिसर्च जो ऑलरेडी है उनको कंसल्ट करते हैं, और किसी इश्यू पे अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी हो तो लार्जर वे से फिर वो सर्वे कराते हैं, और दे सीक ओपिनियन फ्रॉम यू। फिर उसके बाद वो जो सजेशन आते हैं उनको कंसोलिडेट करते हैं, और फिर जो है रिकमेंडेशन देते हैं। अब जो हमारा पहला पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बना 1968 में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एवरी कंट्री हैज ए पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस्ड ऑन सम कमीशन और कमेटीज की रिकमेंडेशन पे होते हैं। तो देखिए, ये कमेटीज और कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, इनमें जो अगर पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं तो भारत सरकार को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार को कोई जरूरी नहीं रिकमेंड और इम्प्लीमेंट करे, कुछ कर सकते हैं, कुछ छोड़ भी सकते हैं। मगर जैसे कि 10+2+3 का स्ट्रक्चर है, आप सब लोग जानते हो, वो पॉलिसी के अंदर आया और कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया बेस्ड ऑन द रिसर्चेज, और वो सारे देश में लागू हो गई, आज भी लागू है। और अब इस पॉलिसी के बाद वो नया रिसर्च हुआ तो नया स्ट्रक्चर आया, अब उसको बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी पॉलिसी के अंदर आया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, पॉलिसी की रिकमेंडेशन हमेशा सरकार को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो रिसर्च का इन्होंने पॉलिसी में, फर्स्ट पॉलिसी में हर फील्ड के अंदर, जैसे कोठारी साहब ने कहा था, रिसर्च का एम्फेसाइज किया, रिकमेंड किया, और सारे देश में रिसर्च होने लगी। तो ऐसे जो है रिसर्चेज का हर यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हुई। आज हमारे देश में आप जहाँ भी फैकल्टी काम कर रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में या यूनिवर्सिटीज में, ज्यादातर लोग जो है अब डॉक्टरेट डिग्री है, ज्यादातर लोगों के पास, जिनके पास नहीं है वो कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी हुई तभी पॉसिबल हुआ। फिर हमारा 1986 के अंदर, 1986 के अंदर हमारी एक और पॉलिसी आई दूसरी, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। उसमें कई चीजें ऐसी की बताई जो बहुत ही लाभकारी थी। फॉर एग्जाम्पल, जो आज और आप हम मिल रहे हैं, इस पॉलिसी की रिकमेंडेशन की वजह से मिल रहे हैं। इस पॉलिसी ने ये कहा कि देयर शुड बी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन यूनिवर्सिटीज। व्हाई? Because we want to update our faculty who are working in different colleges and university on continuous basis. आप सब जानते हो, ज्ञान तो बढ़ता ही रहता है, मिनट मिनट में ज्ञान बढ़ता है। आपके पास सब मोबाइल है, सब है, तो होता क्या है, अब वो जरा सा आवाज आती है टन, अब सब काम छोड़ के मोबाइल की तरफ देखने लगते हो। कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, टन आते ही देखते हो। तो टन का मीन्स कोई ना कोई जो है नई बात आई है, तो नई बात को बताना बहुत जरूरी है, अपडेट करना। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड भी आती रहती हैं, बहुत से फील्ड के रिलेटेड आती रहती हैं। तो इन सब बातों को अपडेट करेंगे तो फिर जो है हम पढ़ाने में आसानी होगी। तो इसीलिए कहा कि ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस होने चाहिए इंडिया में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो इस पॉलिसी ने कहा, उसकी वजह से एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खुले डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और जो इनका बाद डेवलपमेंट, HRDC से ज्यादा जानते होंगे आप लोग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। और 5 सितंबर को
हमारे जो मंत्री हैं जो है प्रधान जी, और भारत सरकार ने इसका नाम लिख दिया MMTTC, मतलब होगा मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर। तो अब ये लगभग हो गए 111। पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज थे लगभग 66, मगर पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन की जो स्कीम थी टीचर एंड टीचिंग, उसके अंदर भी कुछ जो है इस तरह के जो है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जैसे प्रोविजन थे। उनके अंदर ये अपना फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, टीचिंग लर्निंग सेंटर, ये जो सारी थे ये भी ऐसी पैरेलल अपनी जो हमारे फैकल्टी है जो काम कर रही है उनको अपडेट करते रहते थे। ओरिएंटेशन कोर्स करते थे, FIP करते थे, रिफ्रेशर कोर्स करते थे, सेमिनार करते थे, रिसर्च मैथोलॉजी कोर्स करते थे, शॉर्ट टर्म छोटे छोटे इश्यूज पे वो प्रोग्राम करते थे। तो अब ये सब मर्ज करके 111 हो गए। अब ये फिर 1992 में जो है हुआ क्या कि ये कहा गया कि भाई अब 6 साल हो गए हैं, इस पॉलिसी को रिव्यू करो। तो 1986 की पॉलिसी को रिव्यू किया। वो पॉलिसी नहीं थी, वो रिव्यू की। तो उसके अंदर जो है रिसर्च का फिर जो है एम्फेसिस हुआ, अभी सब जगह रिसर्च हो। और रिसर्च करके एक बात निकली, अब देखो जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट थी, अभी सारे जो बच्चे और पेरेंट्स, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हो, तो क्या होता क्या था कि भाई हर एक यूनिवर्सिटीज का अलग अलग प्रोविजन था, एडमिशन का तरीका अलग था। अब मान लो मेडिकल ही था, अब किसी ने जो है MBBS में एडमिशन लेना था, तो व्हाट हैपन्स, वो दिल्ली में भी अप्लाई कर रहा है, बॉम्बे में भी कर रहा है, गुजरात में भी कर रहा है, और तमिलनाडु में भी कर रहा है। अब होता क्या था, डेट क्लैश हो जाती थी, तो बच्चे पे बड़ा जो है टेंशन हो जाता था। सारी साल तैयारी की, एक दिन दोनों एग्जाम हो गई। पेरेंट्स को टेंशन हो जाती थी, फैमिली को टेंशन हो जाती थी। इसके बाद क्या था, पैसा भी बहुत लगता था। अब रिसोर्सेज, अब आप जा रहे हो यहाँ से मद्रास जा रहे हो, या चेन्नई जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, वहाँ पे बहुत खर्चा बैठता था। तो हर पेरेंट्स जो है उसको जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये जो पॉलिसी ने कहा कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए, उसके बाद आसान हो गया। आप सब कॉमन एंट्रेंस में अपने बच्चों को, अपने जो है स्टूडेंट्स को, अपने दूसरे साथियों को प्रमोट करते हैं, एग्जाम दे देते हैं, सब जगह एडमिशन हो जाता है। अब इस पॉलिसी में और बहुत सी बातें हुई, मगर जो तीसरी पॉलिसी आई, तीसरी पॉलिसी कब आई डॉक्टर ओम प्रकाश जी? तीसरी पॉलिसी कब आई बताइए? ओम प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। तीसरी पॉलिसी कब आई इस देश में? शिक्षा पॉलिसी सर हाँ 1986 दूसरी आई थी, पहली आई थी 68 में, दूसरी आई 86 में। और अतुल यादव जी बताओ तीसरी पॉलिसी कब आई? 1992 में। 92 में वो रिव्यू हुई थी, वो पॉलिसी नहीं थी। मैं अभी बताया ना, वो तो रिव्यू की थी 86 की पॉलिसी को। 2020 वाला है, 2020 को ही माना जाता है। 2020 है सर ये। हाँ, तीसरी पॉलिसी आई 1986 में 34 इयर्स आफ्टर। यस सर, 34 years के बाद। अब ये जो तीसरी जो पॉलिसी आई, इसमें रिसर्च की बड़ी बात कही है। हालांकि वो 2014 में सरकार ने इस पे काम शुरू किया, एक सुब्रमण्यन कमेटी रखी, उन्होंने 2016 में ड्राफ्ट दिया। फिर जो है हमारे कस्तूरी रंजन जो इसरो के चेयरपर्सन थे, उनको ये फिर जिम्मेवारी दी गई कि आप पॉलिसी को बनाइए, और ये ड्राफ्ट जो है डॉक्टर सुब्रमण्यन का है, इसको कंसिडर करिए। तो उसमें बहुत सी बातें कंसिडर की, बहुत सी बातें जोड़ी, बहुत सी बातें आप लोगों से पूछ के फिर उसमें ऐड हुआ। तो ये 2019 में इसका ड्राफ्ट का सबमिट कर दिया भारत सरकार को। भारत सरकार ने क्या किया, वो वेबसाइट पे डाल दिया और आप लोगों की राय ली। अभी बताओ इसमें ड्राफ्ट है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। तो फिर आप लोगों ने लाखों सजेशन दिए, और ऑन द बेसिस ऑफ द सजेशन इट वाज फाइनलाइज्ड, and on 29th July 2020 government of India notified it. Or after that you might have organized, attended,
so many seminars, so many you can say webinar, conference. आप लोगों ने 3 साल में 4 साल में काफी जगह जगह इसके पर विचार विमर्श किया, डिस्कशन किया और ये अब इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसका जो विजन था, विजन है वो ये है कि हम जो है ग्लोबल लीडर बने ज्ञान के। वी शुड बिकम द ग्लोबल लीडर ऑफ नॉलेज। जैसे कि हम पहले एंशिएंट पीरियड में ग्लोबल लीडर हुआ करते थे, हमारे पूरे वर्ल्ड के बच्चे हमारे यहाँ आते थे इस देश में। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, 10-10 हजार चाइना, वेस्ट एशिया और ये हांगकांग, सब लोग यहाँ आते थे और बड़ी रिसर्च में हम आगे थे। तो हमें दोबारा वो स्टेटस करना है, ये इसका जो है विजन है हमारी पॉलिसी का। और इसमें 6 प्रिंसिपल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो इस पॉलिसी के लिए है। और उन्होंने कहा नंबर 1 प्रिंसिपल है इसका एक्सेस। एक्सेस का मतलब यह है कि भाई सारे देश में फैसिलिटी हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो और सब लोग पढ़ें और सब लोग रिसर्च करें हायर एजुकेशन में। मगर कई ऐसी संस्था, कई ऐसी जगह हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी थी, बहुत बड़ी डिफिकल्ट जोग्राफिकल सिचुएशन है। कहीं पे जो है आप देखते हो हिली एरिया है, कहीं पे आप लोग अच्छी जगह जो है प्लेन एरिया में रह रहे हैं, कहीं पे जो है समुद्र के पास है, कहीं पे जो है बड़ा सैंडी है, राजस्थान में चले जाओ वहाँ इतना हाई टेम्परेचर है, कहीं पहाड़ी इलाका है। तो मगर सब लोग जब शिक्षा प्राप्त करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी, तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी हो। तो इस पॉलिसी ने ये रिकमेंड किया और भारत सरकार इसकी ओर विशेष ध्यान दे रही है। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ कम कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ खोले जा रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इक्विटी, क्योंकि सिचुएशन भी हमारी बहुत डिफिकल्ट है। फिर हमारे डिफरेंट जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी बड़ी वैरायटी की है। कहीं पे जो है और हमारे बहुत से धर्म हैं, नए नए धर्म हमारे इस देश में निकले हैं। तो बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से एथनिक ग्रुप हैं। इन सबको शिक्षा दी जाए तब आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ लोग शिक्षा लेंगे, इफ यू गेट एजुकेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू फ्यू पीपल, आवर कंट्री कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। Our country will make progress when all sections of the society will get higher education and school education and they get opportunities to conduct the researches. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है इस पर पूरा ध्यान दे रही है और हर सेक्शन को प्रमोट कर रही है, डिफरेंट फ्लैगशिप स्कीम वगैरह बनाई जा रही है। आफ्टर दैट देयर इज ए क्वालिटी। व्हाटएवर वी आर डूइंग वी शुड कंडक्ट द क्वालिटी रिसर्चेस। आपको मालूम है क्वालिटी रिसर्चेज ही कोट होती हैं पूरे जो वर्ल्ड में। आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जब पीएचडी कराते हो, कर रहे होते हो, तो रिसर्चेज कोट करते हो, हमारे कंट्री में कितनी हुई, बाहर कितनी हुई, तो बाहर वालों का एक चैप्टर बनाते हो। तो ऐसे ही हम भी ऐसी रिसर्च करें, वो भी फिर हमारा इस तरह से जो बढ़िया रिसर्च करें और वो भी हमारी रिसर्चेज को कोट करें। और फिर जो चौथा प्रिंसिपल है अफोर्डेबिलिटी। भी एजुकेशन कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहाँ हम हायर एजुकेशन में जा नहीं सकते हैं, हम रिसर्च भी नहीं करेंगे। रिसर्च नहीं करेंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, मगर देश को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो आप काम करते हो अल्टीमेटली देश को फायदा होता है। जो भी अच्छा काम करते हो, नया काम करते हो, तो आवर कंट्री इज बेनिफिटेड। तो इसलिए ये एजुकेशन कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, इसमें ये रिकमेंडेशन है। इसके लिए वॉच करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो वो पूरा वॉच करेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, वो ऐसा उस पर वॉच रखेगी कि एजुकेशन ज़्यादा महंगी ना हो, क्योंकि महंगी होगी तो कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे और बाकी लोग रह जाएंगे, तो फिर कंट्री तो फिर नहीं आगे बढ़ सकता है। आपको तो टारगेट बनाना है, विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु ग्लोबल लीडर जब भी बनाओगे जब सब आपको सब मालूम है। अब जितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो हायर एजुकेशन में आगे हैं, 90% से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, रिसर्च जिन्होंने ज़्यादा की हुई है, वही वर्ल्ड में डेवलप है। तो हमें भी डेवलप कंट्री बनना है।
जी ये सुखविंदर सिंह जी जरा इसको करिए प्लीज, माइक म्यूट प्लीज। कीजिए ये जरा डिस्टर्बेंस को रोकिए प्लीज। मैडम, आवाज क्लियर मैडम नहीं है। सुखविंदर कौर, डॉक्टर सुखविंदर कौर, देयर इज ए डिस्टर्बेंस, प्लीज म्यूट करिए। देखिए, चलिए फिर इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अब भाई हर जो भी काम करे हम सब जो है उसके जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम अच्छा हो तो मैं उसका जिम्मेवार, खराब हो तो ये डॉक्टर अनिल तिवारी जिम्मेवार। नहीं आ रही है, ये जरा रिक्वेस्ट करिए ना। डिस्टर्ब हो रहा है। पॉइंट थोड़ा सा मैडम हाँ, लिखे हैं लग रहा है। वहाँ से 6 पॉइंट। जिंदर जी का वहीं से माइक म्यूट करवा दीजिए। हाँ, वहाँ से डॉक्टर सुखविंदर कौर प्लीज, वो मेरे ख्याल से वो हाँ जरा कर दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा, करिए। जो अब रिसर्च इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट रिसर्च है, अब सारे देश में इतनी यूनिवर्सिटीज है और खुलने जा रही है, बहुत से लोग जो है रिसर्च करेंगे, तो फिर पैसा कहाँ से आए? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वी वांट मनी, है ना? तो पैसा कहाँ से आए? भाई आपको कोई मैडम से कांटेक्ट हो तो प्लीज सुखविंदर कौर को फोन कर दीजिए। हाँ, या HRDC में जो है डॉक्टर सैयद साहब को कह दीजिए, वो ही विल कांटेक्ट। मजहर साहब को बोल दीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ सर। क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ फिर आप तक वो पहुंचेगी नहीं। सर वहीं से माइक नहीं सर, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। मजहर साहब को फोन कर दीजिए, आप में से कोई भी HRDC में फोन कर दीजिए, MMDC में, भाई ये ऐसे ऐसे है, जरा इनको रिक्वेस्ट करिए म्यूट करें, या जो डिस्टर्बेंस किस वजह से है। फोन कर रहे हैं ना आप जी हाँ कर रहा हूँ, एक सेकंड। राइट सर सभी को म्यूट कर दीजिए, आप एडमिन है तो। हाँ चलिए, थैंक यू। ओके, अच्छा, जो अब सवाल ये आता है, फ्रॉम वेयर वी शुड ब्रिंग द मनी। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, there are so many hundreds of the funding agencies in the world which provide fund for conducting the researches. आप लिख लीजिए। डॉक्टर मैडम ये जरा म्यूट कर दीजिए डॉक्टर। सो आप लिख लीजिए, देयर इज ए वन गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा लिख लीजिए प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर, तीसरा लिख लीजिए NGO नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ लिख लीजिए इंटरनेशनल सेक्टर। तो इस जो है रिसर्च को फंड करने के लिए बहुत सी एजेंसीज हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जो लगातार आपको पैसा देती हैं। वो ये चाहती हैं कि रिसर्च करें हम सब, क्योंकि आप और हमने डिस्कस अभी किया कि रिसर्च से बड़े फायदे हैं। तो जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, वो जो ज्यादा रिसर्च करता है उतना ही आगे है। तो इसलिए इंटरनेशनल फंडिंग भी है, नेशनल फंडिंग भी है, NGO फंडिंग भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। और ये एजेंसी सिर्फ ये कहती हैं कि भाई पैसा हम देंगे, मगर रिसर्च में जो पैसा दे रिसर्च के लिए उसको यूज करें। और तो आपका जो रिसर्च का जो है पैसा आपकी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाएगा, जिससे कि पैसा रिसर्च के लिए यूज हो वो आपको आएगा। प्रिंसिपल जैसे कॉलेज का है तो प्रिंसिपल के थ्रू आपको आएगा जो रिसर्च करेगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार के थ्रू पैसा डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और आप रिसर्च करते रहेंगे। एक मैकेनिज्म बनाया, तो उससे आपसे एक MOU साइन कराएंगे, एग्रीमेंट साइन कराएंगे, और उसके अंदर यही कंडीशन होती है कि आपने जो प्रपोजल बनाया है उस प्रपोजल के हिसाब से रिसर्च करते रहिए, प्रोग्रेस हमें भेजते रहिए, हम आपको पैसा भेजते रहेंगे। तो ये एक सिस्टम है। तो और वो हर बहुत सी जो है एक्टिविटी है जिन पर रिसर्च के लिए पैसे 4 एजेंसी देती है, वो भी लिख लीजिए। मेजर प्रोजेक्ट,
नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए आपको पैसा जो है चारों एजेंसी देती है। फिर माइनर प्रोजेक्ट अगर मतलब स्मॉल लेवल पे करना चाहते हैं उन पे भी ये पैसा देती है। फिर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, आप मान लो एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी से विद इन इंडिया विद इन डिफरेंट कॉलेज के साथ से को करते हो कोलैबोरेटिव, वो भी आपको पैसा ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन करते हैं तो ये फंडिंग एजेंसी वो भी पैसा करते हैं। मतलब एक कंट्री से मान लो यूएस की कोई यूनिवर्सिटी है और एक इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी है, दोनों मिलकर करें तो दे विल गेट द फंड। फिर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है टू अपडेट अवर सेल्फ। मान लो को सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है, कोई सेमिनार करना है, तो इनके ऑर्गेनाइज करने के लिए भी पैसा ये फंडिंग एजेंसी देती है। फॉर एग्जांपल जो ये FIP हो रहा है, इस FIP भी एक इसी का कैपेसिटी बिल्डिंग का ही एक भाग है, यानी इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसका पैसा जैसे अब मिल रहा है हमें UGC से इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम के लिए सब पैसा मिलता रहता है। आप कभी अपने कॉलेज में करेंगे तो सब ये चारों एजेंसी से, कहीं से जाएंगे तो पैसा मिलेगा, यूनिवर्सिटी में करेंगे तो पैसा मिलेगा। फिर इसके बाद फिर बहुत से स्कॉलरशिप होते हैं, बहुत से स्कॉलरशिप है डिफरेंट नेम पे, नेशनल इंटरनेशनल, कहीं PhD करना है, कहीं प्रोजेक्ट करना है, तो ऐसी बहुत सी फिर फेलोशिप भी होती है। स्कॉलरशिप कहीं नाम दिया होता है, कहीं फेलोशिप नाम दिया होता है। फिर आप कोई बढ़िया प्रोजेक्ट कर लेंगे, कोई मान लो आपने अच्छा रिसर्च की तो आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो उसका आपको ट्रैवल ग्रांट भी मिलता है। तो ये सब लोग ट्रैवल ग्रांट भी आपको देते हैं। अब ट्रैवल ग्रांट के बाद फिर आप मान लो आपने कोई रिपोर्ट बना ली या PhD की थीसिस ही मान लो, तो उसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट इट पब्लिश, तो पब्लिकेशन ग्रांट भी देते हैं। तो ऐसी बहुत सी रिसर्च की एक्टिविटी है जो चारों जो ये हैं, चारों जो हमने ब्रॉडर वे में आपसे डिस्कस की, ऑल आर प्रोवाइडिंग फंड फॉर दीज एक्टिविटीज ऑन रिसर्चेस। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, तो प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सभी लोग लिखेंगे, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन ऑन देयर नोटबुक। मुझे दिखाई देना चाहिए कि भाई आप लिख रहे हैं, लिखना बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है इसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, सलाह देना, सारी चीजें जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि भाई वन वे मैं प्रोफेसर SK यादव बोलते रहेगा और आप सुनते रहेंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि आप सारे सुन रहे हैं तो कभी भी बोलेंगे। जी सर, वी आर नोटिंग डाउन सर, लिसनिंग एंड नोटिंग डाउन बोथ। वेरी गुड डॉक्टर ओझा, वेरी गुड सर। वन क्वेश्चन। यस बताइए अमित कुमार सर, जब ये बता रहे हैं तो ये बता दीजिएगा कि PhD जो हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग अपना जो कॉपीराइट है यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर चुके हैं। हाँ, तो हाउ कैन वी पब्लिश आवर PhD ये when we have handed over our copyright to university? नहीं, आपने कॉपीराइट नहीं दिया है, यूनिवर्सिटी को दे दिया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है अभी। अब ये आप यूनिवर्सिटी से आप लिख दीजिए हम इसको पब्लिश कराने जा रहे हैं, तो पब्लिश कराने की परमिशन दे देंगे। सभी लोग पब्लिश कराते हैं, मैंने भी कराई थी पब्लिश व्हेन आई कंप्लीटेड PhD in 1981। समझे साहब? तो वो कॉपीराइट डजंट मीन वो आपको आगे नहीं है, क्योंकि फिर उसका फायदा क्या होगा? वो लाइब्रेरी चली जाएगी यूनिवर्सिटी में, ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे पढ़ लेंगे, मगर जब किताब बना देंगे उसकी तो उसमें लार्जर वे में डिसेमिनेशन होगा, बहुत लोग उससे फायदा उठाएंगे। अगर आपने ये काम किया, अमित कुमार ने ये रिसर्च की, बहुत अच्छी रिसर्च की है, और फिर दूसरे भी मोटिवेट होंगे, वो भी करेंगे। तो परमिशन ले लीजिए, कोई मना नहीं करेगा और मना करता भी नहीं है।
Without permission, I don't want to publish it. विदाउट परमिशन। अब ये चलिए, आप किसी को क्यों नाराज करते हो? आप एक चिट्ठी लिख दीजिए, सर आई वांट टू गेट इट पब्लिश, इन्फॉर्मेशन ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको मना नहीं करेंगे। ये जितने भी लोग हैं आप जो अटेंड कर रहे हैं, बहुत लोगों ने पब्लिश कराई हुई है अपने PhD। टाइम नहीं देते ये आपको बताते जी। Sir, I had published my MSc research work for my graduate in book form. हाँ, तो ये जो है, ये देखिए मैडम ने बताया, डॉक्टर सिरोही ने। अब ये बुक फॉर्म में कोई भी जो है रिपोर्ट, कोई भी थीसिस जो है, आप जिसने फंड किया है उसको रिक्वेस्ट करिए, वो आपको पब्लिश कर देगा, क्योंकि हर एक जगह प्रोविजन है पब्लिश करने का। वो आपका मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे, उसके बाद उसको एक्सपर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर वो आपको पैसा दे देंगे। और पैसा देने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल को पैसा नहीं देते हैं। आप किसी पब्लिशर के पास जाएंगे तो पब्लिश करने के लिए उस जो कॉस्ट बताएगा, वो जितना पैसा उनका सैंक्शन है वो पब्लिशर को दे देंगे, आपकी किताब छप जाएगी। ये एक तरीका है, और ये इसमें कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। अब आप मिनिस्ट्रीज का नाम बताइए जो आपने लिखा है नोटबुक पे। Sir, Ministry of Health and Family Welfare. यस, वेरी गुड। सभी बताओ एक मिनिस्ट्री ऑफ Sir, Ministry of Social Justice and Empowerment. राइट राइट, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड, सबको पता है। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। Ministry of Tribal Affairs. यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, Ministry of Agriculture. एग्रीकल्चर, Ministry of External Affairs. Ministry of Minority Affairs. Education. ओके। Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of Information and Ministry of Women Affairs. Ministry of Road Transport and Highways. थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने मिनिस्ट्री की और बहुत अच्छा लगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो आप ये सोच रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, Department of Yes. Science and Technology. टेक्नोलॉजी। Department So of आप Science and Technology. please now listen to me. Now you will be surprised why Professor S.K. Yadav has asked this question, how it is relevant with the topic. For your information, I will like to share, it is a most relevant question. जितने भी भारत सरकार की मिनिस्ट्री हैं, सभी रिसर्च कराती है और सभी रिसर्च के लिए पैसा देती है, बहुत ह्यूज मनी, और बड़ा बड़ा पैसा दे रही है। तो आप लोग भी, आप अपने फील्ड के अंदर, किसी का हेल्थ का फील्ड है, किसी का जो है साइंस का है, किसी का इंजीनियरिंग का है, किसी का एग्रीकल्चर का है, किसी का जो है ट्राइबल का है, मतलब ये जो मिनिस्ट्रीज हैं सबकी बड़ी बड़ी स्कीमें होती हैं, और ये सब स्कीम में रिसर्च के बेस पे होती हैं, और आप लोग इनको रिसर्च करके देते हैं, फिर ये स्कीम बनाते हैं, और स्कीम बनाने के बाद, हाँ बताइए। लैंग्वेज के लिए सर कौन से मिनिस्ट्री जिम्मेदार होती है? लैंग्वेज के लिए सारी मिनिस्ट्रीज पैसा देती है। दीपक कुमारी, लैंग्वेज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बहुत सी बॉडीज हैं, डिपार्टमेंट है ना, वहां पे लैंग्वेज का आप पैसा ले लीजिए। और अभी तो आप इंटरडिसिप्लिनरी पॉलिसी ने कहा है NEP ने, तो इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर आप किसी भी इशू के साथ लैंग्वेज का आप एसोसिएट कर लीजिए, यू कैन गेट फंड। मैसूर के अंदर एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, लैंग्वेज का, वहाँ सब लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए पैसा देते हैं। और मिनिस्ट्री के अंदर हर, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, और आजकल तो बड़ा आसान हो गया, आप साइंस के साथ जो है कोई लैंग्वेज का इशू ले लीजिए, सोशल साइंस के साथ कोई लैंग्वेज का ले लीजिए, तो यू विल गेट मनी फ्रॉम द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। समझे साहब? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं एक जो हर मिनिस्ट्री है वो सब रिसर्च करती है, रिसर्च करती है। पहले तो मैंने आपको दोबारा ये बताया। फिर मिनिस्ट्रीज के अंदर एक जो है मैकेनिज्म हो रहा है, वो मैकेनिज्म के थ्रू
थ्रू आप रिसर्च की जो आपका प्रोजेक्ट है उसको पास करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और हर मिनिस्ट्री के अंदर एक रिसर्च की बॉडी होती है और जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है वो चेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपने अपना एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आराम से आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप पैसा ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट था सर्व शिक्षा अभियान, ये 2000 में शुरू हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा बात है भाई अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, चाहे एलिमेंट्री हो चाहे हायर एजुकेशन हो। तो उन्होंने एक स्कीम शुरू की एसएस। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत स्कूल हैं और इसमें उन्होंने पैसे का प्रोविजन किया सब सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को, हम जो कमी है उन सब कमी को पूरा करने के लिए पैसा देंगे। और वो प्लान बना के आते थे, उनको पैसा देते थे। तो इसमें एक कंपोनेंट ये भी था, अगर भाई ऐसे 40 लाख के लगभग काम कर रहे हैं, क्लास जो 1 से 8वीं तक पूरे देश में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी हम जब प्रशिक्षण करें, वी शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम टाइम एंड अगेन। हर साल उनको 20 दिन की ट्रेनिंग दे और 20 दिन की जो ट्रेनिंग है वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे, एज पर ए रिक्वायरमेंट। किसी को गणित में चाहिए, किसी को हिंदी में चाहिए, किसी को इंग्लिश में चाहिए, किसी को मराठी में चाहिए, किसी को बांग्ला में चाहिए, ये पूरे देश का था। तो जब ये हर एक को ट्रेनिंग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2020 से लागू, आई बात ये 2010 में मैडम मैडम बोरा प्लीज। तो 2010 में हमने जो है सोचा तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम का 10 साल से आप लगाइए 40 लाख लोगों को, 40 लाख टीचर को 20 दिन की ट्रेनिंग हर साल कंपलसरी की, तो आप बताइए कितना पैसा खर्च हो रहा था। तो हमने एक प्रपोजल बनाया 2010 में, आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन एनसीईआरटी। तो उसमें हमने बनाया डिटेल में। अब मैंने देखा कि बच्चों को कोई परफॉर्मेंस में फायदा हुआ, उनका अचीवमेंट इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, टीचर की को कॉम्पिटेंसी में जो है इंक्रीज हुआ, समाज को क्या फायदा हुआ, किस तरह का जो है पढ़ाई हो रही है, किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, कैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग की जो है सुविधाएं ठीक है या नहीं है। तो ऐसा हमने एक प्रपोजल बनाया। तो एक कमेटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, आजकल बोलते हैं, पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं। मैंने बताया हर एक मिनिस्ट्री मैकेनिज्म, उसको कहते हैं कार्प, CARP, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसमें कोई भी पूरे देश से कोई प्रपोजल अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेज सकता है सारी साल में। तो उसमें 20 के लगभग जो है रिसर्चर और प्रोफेसर और ये सब होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से, और चेयर करता है सेक्रेटरी। जब कुछ प्रपोजल आ जाते हैं तब फिर वो कंसिडर करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं मिनिस्ट्री में। तो हमने भी प्रपोजल भेजा था, तो हमें भी बुलाया वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो उन्होंने ये कहा भाई आप क्या करना चाहते हो एनसीईआरटी। तो हमने बताया भाई एनसीईआरटी ये करना चाहती है, हम इसका प्रभाव देखना चाहते हैं आपके स्कीम का, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम इन द फील्ड एनीवे। तो वो उन्होंने कहा ठीक है प्रेजेंट करिए। हमने प्रेजेंट किया, तो हमने सारी बातें डिटेल में लिखी। हमने ये 2 साल का प्रोजेक्ट बनाया। तो डे 1 से लास्ट डे तक सारी एक्टिविटीज लिखी। हम पहले महीने ये करेंगे, दूसरे ये करेंगे, तीसरे ये करेंगे, चौथे ये करेंगे, लास्ट में ये रिपोर्ट बनाएंगे, और सब हमने डिटेल में लिखा। और हमने जो है ऐसे प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको भेज देंगे, आप हमें पैसा भेज दीजिए। इंस्टॉलमेंट भी लिख दिया। हमने 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया ये, और 200 लोग उसके अंदर सारे देश से लोग सम्मिलित किए। 15 स्टेट का सैंपल था, 15 यूनिवर्सिटीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ये सब, इनको हमने जो है वो बनाया स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो हम सब मिलकर काम करते रहे 2 साल। 2 साल में हमने रिपोर्ट बना दी, हमने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, भारत सरकार को दे दिया। तो भारत सरकार जो उससे प्रेजेंट कराया और दे वर सेटिस्फाइड। तो उसके अंदर 4 रिपोर्ट बनाई हमने।
4 वॉल्यूम, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो आपके लिए काफी यूजफुल है। जो आप जो अपने प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे तो आप भी फिर बड़े प्रोजेक्ट लेंगे। जैसे एक ये, जैसे इम्पैक्ट ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑन क्लासरूम ट्रांजिशन, ये प्रोजेक्ट मेन रिपोर्ट है। इसके अंदर सारा कैसे किया, सैम्पलिंग और सब एनालिसिस, एवरीथिंग इज कंसोल्ड। ये हमने पहला वॉल्यूम बनाया। दूसरा वॉल्यूम में हमने जो सारे देश के अंदर कहीं पे हिंदी में ट्रेनिंग हुई, कहीं पे जो है मराठी में हुई, कहीं में इंग्लिश में हुई, कहीं पे मैथ में हुई, तो वो हमने इम्पोर्टेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट से देख के ये एक सेकंड वॉल्यूम बनाया। इसके अंदर इम्पोर्टेंट किस तरह का मटेरियल ट्रेनिंग का यूज हुआ पूरे देश में। और जो है स्क्रीन पे दिखा सकते हैं क्या सर? हाँ जी, स्क्रीन पर इसे दिखा सकते हैं क्या सर? ये आपको मैं बता दूं, इसका इम्पोर्टेंट अभी रास्ता, क्योंकि थोड़ी सी देर टाइम ज्यादा हो गया है, वो मैं आपको वाया मीडिया बता दूंगा आपको हाउ टू गेट इट। ठीक है साहब। तीसरा, कहाँ पर ट्रेनिंग हुई, कहाँ पर ट्रेनिंग हुई पूरे देश में, कहाँ पर, कश्मीर में कहाँ हुई, हरियाणा में कहाँ हुई, यूपी में कहाँ हुई, तमिलनाडु में कहाँ हुई, तो सबका हमने कुछ ट्रेनिंग सेंटर की केस स्टडी की, उसमें क्या फैसिलिटी थी क्या नहीं थी। और चौथा वॉल्यूम में हमने 15 टूल बनाए। तो अब आप इसको मैं एक आसान तरीके से आपको बताता हूं। ये जो चौथा वॉल्यूम, ये इनसेट टूल किट, ये 15 टूल बनाए हमने, 15 टूल, और ये हमने रिसर्च में यूज किए। तो ये चौथा वॉल्यूम है। तो ये सारे जो वॉल्यूम हैं, ये क्योंकि एनसीईआरटी हमारी जो है गवर्नमेंट की संस्था है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, तो ये सारे वॉल्यूम 1070 में एनसीईआरटी से मंगा सकते हैं। ये एनसीईआरटी को मैं आई वाज एम्प्लॉय लाइक यू देयर, तो सभी लोग काम करते हैं, तो मैं भी ये काम करता था। तो ये एनसीईआरटी की ही धरोहर है। तो वहां से 1070 में, इफ यू वांट हार्ड कॉपी यू कैन प्लेस ऑर्डर, और इस पे गूगल पे, एमएचआरडी की वेबसाइट पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, सब जगह अवेलेबल है। और ये जो है आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं एक तरीका बता देता हूँ आसान। आप सब गूगल खोल लो, प्लीज ओपन गूगल, गूगल खोल लीजिए। आप चाहे मोबाइल पे खोल लें, चाहे जो है आप जो है लैपटॉप पे खोल लिया सर। खोल लिया जी। अब गूगल पे आप लिखिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिख दिया सर। यस सर। लिख लिया। थोड़ा सा स्पेस दो, फिर मेरा नाम लिखो इस पे, SK यादव, SK यादव। लिख लिया जी सर। आप यस किताब अब क्या है उस पे? इंसेट टूल ये चौथी, बस यहीं तक रखो, आगे नहीं करना है। ये इनसेट टूल किट, ये चौथा वॉल्यूम है। इसमें 14 हमारे टूल हैं, जैसे ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, सब। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो गया सर। आपको। हाँ नहीं, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। ये तो इंफॉर्मेशन के लिए बताया, आसान तरीका। अभी आगे लेक्चर चलना है। ये तो सिंपली इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए दिया है, अगर आप इस सुविधा का यूज कर सके। फ्री में आपको 40 इतने 14 टूल नहीं मिलेंगे। और एनसीईआरटी को सिंपली जब आप पूरा हो जाए प्रोजेक्ट, एक्नॉलेज कर दे। एनसीईआरटी हमेशा जो है रिसर्च के लिए प्रमोट करती है पूरे कंट्री को, तो आप वहां पे कर दीजिए। और आप डाउनलोड, ये सारे वॉल्यूम अवेलेबल हैं, ये कर सकते हो। अगर चाहे कोई मान लो हार्ड कॉपी, तो एनसीईआरटी से मंगानी पड़ेगी। सब इसी में लिखा हुआ है प्रोसीजर। जब आप इनसेट टूल डाउनलोड किया, उसके पीछे सब लिखा हुआ है। तो मेरी ख्याल से आपको बहुत आसानी से ये सब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हर मिनिस्ट्री का एक तरीका है। और आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जैसे दीपक लैंग्वेज का भेजा था, तो ऐसे प्रपोजल बना के कार्प कमेटी को भेज सकते हो। हाँ बोलिए दीपक कुमार, क्या कह रहे हैं? ऐसा सर, मुझे जानकारी मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, क्या सिर्फ उसी के लिए फंडिंग हाँ। होती है कि किसी भी भाषा के लिए?
नहीं अब कॉन्स्टिट्यूशनल की तो होती हैं, मगर लोकल लैंग्वेज के लिए भी जब वो है ये संस्थाएं अच्छा, अगर आपका वो क्वालिटी का प्रोजेक्ट है तो उसको भी कंसिडर कर लेती है। नहीं, जैसे मेरी भाषा संस्कृत क्योंकि है सर, तो ये जो हमारे देश में बहुत सी लोकल भाषाएं हैं, उनको सरवाइव करने के लिए भी ये संस्थाएं करती हैं कंसिडर, अच्छी है तो वो कर देती है लैंग्वेज के लिए। ठीक है साहब, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोग अपने अपने फील्ड में इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट लीजिए, तो आपको तो फायदा होना है, आपके संस्था को फायदा होना है, हमारे देश को भी फायदा होगा। एक एग्जांपल मेरा अपना था, मैंने बताया इतने, आप ये तो सिंपल 2 करोड़ है, आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ही सबको पैसा देती है। ठीक है साहब, सारी मिनिस्ट्रीज और सब स्कीम बनाती हैं। तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से अब इसका कोई ज्यादा क्योंकि डिटेल में हमने बता दिया, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आई विल हेल्प। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज सबके लिए सेम रूल होता है? ये डिग्री कॉलेज हो चाहे कोई हो, रिसर्च आनी चाहिए। आप डिग्री यूनिवर्सिटी कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ आपको जो है रिसर्च का काम आना चाहिए बस, और अच्छा प्रपोजल होना चाहिए बस। ऐसे ही फिर जो है आप ये हर मिनिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी नेशनल बॉडी है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट है, नेहरू मेमोरियल है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च है, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, यूजीसी है, एनसीईआरटी है। ये मैं कुछ नाम आपको बताए, तो ये सारी जो है सब रिसर्च का पैसा देती हैं, आपको सब पैसा देती हैं। और इनको आपको पता ही है, जैसे यूजीसी के बारे में तो आप सब जानते ही हो। तो आप यहाँ से पैसा ले सकते हो, और यूजीसी की बहुत सी स्कीमें हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको फंड करती हैं, जो हमने आपको लिखवाया था। अब इसके अंदर और बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी स्कीमें कंटिन्यू हो जाती हैं, कुछ डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। आप इसकी वेबसाइट के टच में रहना बस, तो आपको मतलब लेटेस्ट कई बार जो है नई नई स्कीम निकालते भी रहते हैं, तो इन स्कीम का आप फायदा उठा सकते हो। आप जैसे कि 5 सितंबर 2022 को 5 स्कीम निकाली। अगर भाई एक जिनके एक ही लड़की है, ज्योति बाई जो सावित्री बाई के नाम से निकाली, उनको पीएचडी तक दिया जा सकता है। बहुत से हमारे रिसर्चर हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर उनकी जो है नॉलेज और स्किल को यूज करने के लिए उनके लिए भी स्कीम बनाई। ऐसे ही जो आप जैसे लोग इन सर्विस में हैं उनके लिए भी बनाई, पीडीएफ है उनके लिए भी बनाई। तो कॉलेज के लिए अलग से भी स्कीम बनाई है, आप यूजीसी की स्कीम देख लीजिए, कॉलेज रिसर्च प्रमोशन स्कीम फॉर कॉलेजेस। तो ऐसे फिर वहाँ पे जो रिसर्चर हैं, जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो उनको जो है कुछ ज्यादा रिगरस रिसर्च की वो जरूरत नहीं है, उनके लिए भी वो अपना प्रपोजल भेजेंगे तो आपको दे विल कंसिडर योर प्रपोजल। फिर जो सीनियर हो जाते हैं मिडिल लेवल के लिए, उनके लिए भी जो है स्कीम है, और जो बहुत सीनियर हो जाते हैं प्रोफेसर, उनके लिए भी है। तो बहुत सी स्कीमें हैं, और ये जितनी भी बॉडीज हैं मैंने आपको नाम लिया, ये सब नेशनल बॉडी आपको पैसा देती हैं हर एक फील्ड में। कोई इकोनॉमिक ग्रोथ में है, कोई आर्ट में है, कोई म्यूजियम में है, कोई कल्चरल रिलेशन में है, कोई हिस्ट्री में है, कोई साइकोलॉजी में है, कोई फिलोसफी में है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये आप उस पर देख सकते हैं, और ये सब जो है आपको फंड करती हैं। और ब्लॉक ग्रांट कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया, कॉलेज की एडिशनल है, कोई मेरे से पूछ रहा था अभी, वो तो है ही, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, सारे इसमें फंड देते हैं। फिर इसके अलावा एक मैं आपको बताना चाहता हूँ आईसीएसआर के बारे में। आईसीएसआर के बारे में भारत सरकार, मैंने बताया बहुत सी स्कीमें आती हैं जाती हैं, तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी भारत सरकार ने 31 स्कीमें लॉन्च की हुई है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। तो वो उनका वो देखना चाहते हैं कि भाई ये जो है इसका कोई फायदा हुआ जो है। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया जुलाई में, बहुत से लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचाओ और अपना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये सब जो है स्कीमें हैं। इनके अंदर आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत, ये सारी 31 जो स्कीम है इनको एडवर्टाइज किया और आप लोगों ने सबने अप्लाई किया। बहुत से जो है यूनिवर्सिटी के लोग इस पर रिसर्च करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप वॉच रखिए अपने इस पे डिफरेंट सोर्सेज पे और उनको यूज करते रहिए, और नहीं तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अब भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की सारी यूनिवर्सिटी, सब कॉलेज से पूरे इंडिया में, अगर ये 31 स्कीम है, सब लोग स्कीम पर आप अपने एरिया में इनका इम्पैक्ट बताओ, क्या प्रभाव है, तो आप लोग कर लेते और आप लोग कर रहे हैं बहुत से लोग। तो ऐसी स्कीमें आती रहती हैं। अब आता है हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर। जितना भी, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने कुछ बताई, बहुत ज्यादा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं, मगर एक बार आप यूज करने लगे तो आपको सब पता लग जाएगा। फिर जैसे टाटा कंपनी है, हीरो होंडा है, फार्मेसी, ओएनजीसी, अंबानी, ये सब रिसर्च के लिए पैसा देते हैं और ये सब रिसर्च कराते भी हैं। तो आप इनके साथ इनकी वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ ज्यादा रिगरस रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, बस सिंपली वो क्या चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उस पर करिए। इसके अलावा फिर सब कंपनियों को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेल होता है हर कंपनी के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो रिसर्च कराते रहते हैं। तो आप इनसे पैसा ले सकते हैं और आप अपने रिसर्च कर सकते हैं। फिर सोशल वेलफेयर के लिए भी पैसा होता है, सोसाइटी के सोशल कॉज के लिए, तो हर इंडस्ट्री को रखना पड़ता है। तो एजुकेशन के लिए आप मान लो कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई कहीं जो है प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई जो है कोई बाहर ट्रेवल ग्रांट चाहता है, तो वो भी पैसा ही सब देते हैं। तो आप सिंपली इनकी वेबसाइट देखो किन किन आइटम पे पैसा देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं भरपूर। और यहाँ पे ज्यादा आपको कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो कई नियम भी होते हैं, भाई यूनिवर्सिटी का 12 भी होना चाहिए, 12 की इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे सिंपली आप अपना काम प्रपोजल बनाइए, वो उनको जो कंसिडर करेंगे, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है, कमेटी है, वो कंसिडर करेंगे और आपको पैसा दे देंगे। ऐसे ही सारे कॉर्पोरेट सेक्टर है जितने भी वो सब कॉर्पोरेट सेक्टर रिसर्च के लिए पैसा देते हैं। सारे कॉर्पोरेट सेक्टर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब यू कैन गेट। तो ये हमारा दूसरा सेक्टर हो गया। फिर बहुत सी यूनिवर्सिटी मिलकर ले रही हैं इनसे। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बता देता हूँ जिससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। बेनेट यूनिवर्सिटी है नोएडा के अंदर, इसने एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनकी पब्लिकेशन भी निकल रही है, उनकी पार्टनरशिप भी, एक दूसरे को फायदा हो रहा है, रिसर्च का जर्नल भी निकाल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी भेज रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री के और यूनिवर्सिटी के, इनका जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, नई पब्लिकेशन निकल रही है। तो मतलब यह है एक दूसरे के साथ काम करोगे तो दोनों का ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, दोनों का फायदा होता है, दोनों का एक्सपर्ट्स की नॉलेज और स्किल बढ़ती है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। ऐसे ही बहुत सी जो है एनजीओ हैं वह देश के अंदर विदेश के अंदर, तो जितने भी एनजीओ हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो सभी पैसा देते हैं, ऑल एनजीओस। तो बहुत सी इंटरनेशनल लेवल पे है, बहुत सी नेशनल लेवल पे है। जो आप उनको देखिए, उनकी वेबसाइट देखिए और यू विल गेट द फंड। जैसे कि हमारे देश में 31 लाख से ज्यादा एनजीओ है, मोर देन 31 लाख, और गवर्नमेंट सेक्टर के सारे कॉलेज स्कूल सब मिला के 16 लाख है। तो सारे इंस्टीट्यूशन मिला के 16-17 लाख। तो 2 एनजीओ एक गवर्नमेंट सेक्टर काम करे। देखो हमारे रिसोर्सेज फोकस वे में होंगे, हम ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ज्यादा एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि वही टीचर वहाँ काम कर रहे हैं एनजीओ में, वो उनके लिए वो एनजीओ काम कर रहा है, वही हम गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं। तो हमारा पैसा फोकस वे में यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें अगर इनसे कोलैबोरेशन करेंगे, सिंपली इनकी वेबसाइट देखो, इनसे बात करो और अपना जो है प्रपोजल डिस्कस करो, दोनों को फायदा होगा, म्यूचुअली एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है वो सर्व होगा। तो सिंपली आपको देखना है
उनका जो क्या उनका मोटो है, किस लेवल के लिए काम कर रहे हैं, कैसे कैसे जो है कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे ईमेल के थ्रू अपना डिस्कस करिए, फिर फोन भी है, फिर बात करिए, फिर प्रपोजल डिस्कस करिए, और फिर रिसर्च करिए, चाहे नेशनल लेवल पर करें चाहे इंटरनेशनल लेवल पर करें, दोनों को फायदा होगा। तो दैट इज आल्सो ए very you can say easy way to get the money for conducting the researches in your institution। तो यहाँ पे ज्यादा छुट्टी की लेने की भी जरूरत नहीं है, आप उनसे एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के टाइम से पहले, यूनिवर्सिटी के टाइम के बाद, संडे सैटरडे हॉलीडे, इट इज अप टू यू। तो वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे। रिसर्च सब जगह बराबर है, चाहे गवर्नमेंट में करें चाहे प्राइवेट में करें चाहे एनजीओ में करें, तो इट इज सेम क्वालिटी की रिसर्च होनी चाहिए। सब लोग जो उसको वो करते हैं। अब बहुत सी जैसे दीपालिया है, सेव आवर चिल्ड्रन है, सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिशन है, सीईटी है, इंडिया, यानी तरह तरह के नाम से ये सारे देश के अंदर हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे सब है, उनके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ब्रांचेज हैं। जैसे कि आगा खान फाउंडेशन है, ये स्विट्जरलैंड की है, 1966-7 में काम शुरू किया, और बहुत कंट्रीज में इसकी ब्रांचेज हैं, इंडिया में भी है, ये भी जो पैसा देती हैं। ऐसे ही एब्लिश फाउंडेशन है, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करें और आपको सब पता लग जाएगा। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन है, मेक ए डिफरेंस है। एक जो है ना, आपको बचपन बचाओ आंदोलन, आपको सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया। बच्चों का बचपन बचाना है, बच्चे एक्सप्लॉइटेड हैं, डिफरेंट छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, घर के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेज में काम कर रहे हैं। तो उनको इन्होंने रिसर्च की, सर्वे किया, और उनको जो है फिर एक्सप्लॉइटेशन से बचाया, और फिर उनको सरकारी स्कूल में या जो है एजुकेशन में उनका दाखिला कराया, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनके लिए अवेयर कराया और उनको फायदा पहुंचाया, और वो जो है नोबेल प्राइज दिया उसको, सबसे बड़ा प्राइज वर्ल्ड का। तो इतना अच्छा काम किया वो, जो है नोबेल लॉरेट की जो कमेटी है उसके ध्यान में आया कि ही इज डूइंग वेरी एक्सीलेंट जॉब। इतने हजार लोग जो है बच्चे, जो 40,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों में डाल दिए, एजुकेशन सेक्टर में डाल दिए, तो देखिए नोबेल प्राइज मिल गया। तो अच्छा काम जो भी करता है उसको सब प्राइज वर्ल्ड लेवल पे मिलता है, और नोबेल प्राइज इज ए ड्रीम फॉर ऑल सेक्शन, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सबका सपना है। तो आप सब लोग भी अच्छा काम करेंगे। वो भोपाल के हैं, 1980 में काम किया, देखो ये गॉट नोबेल प्राइज। तो अच्छा काम करोगे तो यू कैन आल्सो गेट दिस। फिर हमारा जो चौथा जो है हमारा है वो है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल बहुत एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पैसा देती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, डिफरेंट कंट्रीज को सपोर्ट करता है। एक DPP का प्रोजेक्ट था जो हमने भी उसमें 94 में काम करने का मौका मिला, और भारत सरकार को लोन दिया, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो ये सारे इसके बेस पे फिर सारी स्कीमें निकली, जैसे रूसा, RMS से, SS से, सब ये बड़ी बड़ी स्कीमें, एक एक्सपीरियंस हुआ कंट्री में और ऐसा काम हुआ, और सब जो है फिर आगे प्रोजेक्ट ली भारत सरकार ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी बैंक है सब पैसा देते हैं, हमारे बैंक भी देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी इकोनॉमिक्स की पॉलिसी बनती है, कॉमर्स के लोग हैं, वहां से भी आप पैसा ले सकते हो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNDP, फोर्ड फाउंडेशन, यूनेस्को, ये सब जितने आइटम हमने एक्टिविटी बताई थी ना आपको, उस सब में पैसा देते हैं ये सब लोग। और फिर इसके अलावा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सब में एसोसिएशन बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल की। तो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, तो सारे वर्ल्ड के लोग आते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो।
इंटरनेशनल लेवल पे। अब किसी ने जैसे भी कोई लैंग्वेज का था, दीपक कुमार मेरे ख्याल से लैंग्वेज का था, जिसने मेरे से सवाल पूछा, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे इंडिया में बना रखी है नेशनल एसोसिएशन फॉर हिंदी लैंग्वेज, नेशनल एसोसिएशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल भारतीय भाषा समिति, भारतीय समिति बना रखी है ना। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर भी है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, वो सब करती हैं, फंडिंग भी करती हैं, ऑर्गेनाइज भी करती हैं, यूनिवर्सिटीज पैसा भी देती हैं। बहुत से जब कॉन्फ्रेंस करती है तो हमारे देश में बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, साहब रियली थैंकफुल इफ यू प्रोवाइड फंड फॉर अटेंडिंग, फंड पे दे देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं बहुत लोगों को सारे से। तो इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में बनी हुई है, यूएस की शिकागो, प्रिंसटन, हार्वर्ड, येल, तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज में। किसी ने पूछा हिंदी में, कोई हिंदी में भी बनी हुई है, इंग्लिश में भी बनी हुई है, उर्दू में भी बनी हुई है, पंजाबी में भी बनी हुई है। इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन बनी हुई है, आप मेंबर बनिए और प्रोजेक्ट करिए और सब सोर्स को यूज करिए। यूनिवर्सिटीज वहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं और वो सब आपको मदद करेंगे। अब मेरी एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया नेशनल बहुत सी फेलोशिप है, जैसे कॉमनवेल्थ फेलोशिप है, हर कंट्री की है, वहाँ करिए और बेनिफिट उठाइए। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, टाइम नजदीक आता जा रहा है, तो आप लोग सब गूगल खोलिए, प्लीज ओपन गूगल, सब लोग गूगल खोलिए। खोल लिया सर। खोल लिया? अब आप इस पे वो लिखिए फुल ब्राइट फेलोशिप, फुल ब्राइट फेलोशिप, FULBRIGHT फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आ रहा है। हाँ, स्कॉलरशिप आ रहा है, ठीक है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। देखिए प्लीज लिसन, आप लोग फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फेलोशिप ये जब खोलेंगे ना, 800 फेलोशिप हर साल पूरे इंडिया में वो जो है एडवर्टाइज करते हैं, है ना। आप इसको पूरी तरह पढ़ेंगे, रात को पढ़ना, अभी नहीं तो मैंने एक सोर्स बताया आपको, तो आप अपने फील्ड में सभी में फेलोशिप स्कॉलरशिप देते हैं और इसका सारा खर्चा यूएस गवर्नमेंट बियर करती है, चाहे वो हमारी सरकार से लें, मगर आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। यू विल नॉट टू बियर एनी एक्सपेंडिचर। आपका प्रपोजल वहां पे सबमिट करो, वो आपकी इनके ब्रांचेस है कंट्री में, दिल्ली में भी है और जगह है, तो वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, बुला कर डिस्कस करेंगे। आपका अच्छा प्रपोजल होगा तो आपको यूएस भेज देंगे और यूएस की किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आपको वहां पे भेजेंगे। वहाँ सारे वर्ल्ड के बच्चे मिलेंगे या रिसर्चर मिलेंगे या फैकल्टी मिलेंगे आप जैसी, और एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का जो है ज्ञानवर्धन करेंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, उनकी चीजें आप सीखेंगे, आपकी चीजें वो सीखेंगे और नई नई तकनीक सीखेंगे। तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिए और इसको रात को पढ़िए, अभी नहीं, और ये अगर निकलती रहती है, इसके अंदर सब प्रोसीजर दिया होता है, क्या रूल है, किन किन एरिया में देते हैं, कैसे प्रपोजल बनाना है, परफॉर्मा, एवरीथिंग यू विल फाइंड इनसाइड इट। और वैसे ही अप्लाई करते रहिए और फिर अपने यूएसए चले जाइए और वहाँ पे अपना काम करिए, रिसर्च करिए या कोई और दूसरा विषय है उस पर काम करिए, तो वो यहीं से ही आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भेज देंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे यूएस में भेजेंगे। वो शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, अब तरह तरह की फेलोशिप है, उसी को आप अवेल करिए। तो ये डिटेल में आप बाद में पढ़िए और मैं आपसे यही मैं बता सकता हूँ सोर्स, अब इसमें जरूर जाइए। एक बार नहीं होता है तो दोबारा करिए, दोबारा नहीं होता तो दोबारा करिए, मगर यूएस फेलोशिप ये बड़ी प्रेस्टिजियस है और ये आपके नाम के साथ जुड़ जाती है। सच एंड सच पर्सन इज फुल ब्राइट फेलोशिप। जब कहीं आप लेक्चर देते हैं या कोई आपका बायोडेटा पढ़ता है तो उसके अंदर जुड़ जाता है और फिर आपका एक जो है इम्पोर्टेंस होती है कि हाँ ये फुल ब्राइट फेलोशिप है, इसने कोई जो है वर्ल्ड में काम किया है यूएस में। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू कैन अप्लाई देयर, यू कैन अवेल दिस
और अगर कोई दिक्कत आए तो यू कैन टॉक टू मी, आई विल आल्सो हेल्प यू। तो इसलिए मैंने आपको बड़े सोर्सेज बताए, बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो एक बार आप ढूंढना शुरू कर देंगे गूगल पे इधर उधर, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और एक बार रिसर्च करना शुरू कर देंगे तो रिसर्च करते ही रहेंगे। तो रिसर्च बहुत ही आनंददायक है और इसमें बहुत सब बेनिफिट बहुत है, सबको फायदा होता है। मैंने आपको टूल भी बताए और सारे रिसोर्सेज भी बताए चारों के, और अभी को 10-15 मिनट रहे हैं, तो आप लोग का कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओपन फॉर डिस्कशन। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर जीवन बदायूं से हूँ, NM SN दास PG कॉलेज बदायूं में समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। ठीक है जीवन दास जी, बहुत अच्छा लगा, बताइए। आपने सर बहुत अच्छा वैल्यूएबल चीजें बताई, ग्रांट के विषय में बताया, बहुत अच्छा पूरा नॉलेजेबल लेक्चर था सर। एक तो ये चीज थी कि आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ, कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए 9891 513 542 98 91 513 542। जब भी आपको कोई आवश्यकता हो, यू कैन टेलीफोन मी, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल व्हाटएवर आई नो आई विल सपोर्ट। सर लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 542। हाँ 542 98 91 513 542। प्रोफेसर SK यादव मेरा नाम है, SK यादव। वैसे पूरा नाम मेरा सतीश कुमार यादव है। तो जब भी कोई मेरी जरूरत हो, यू आर वेलकम। सर प्रणाम। प्रणाम। बोलो। रमेश चंद्र यादव सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बैसवाड़ा PG कॉलेज, रायबरेली सर। जी बोलिए सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतनी सारी फंडिंग एजेंसीज के बारे में आज हम लोगों को जानने को मिला। कॉलेज में जब चर्चा होती थी तो हमेशा यही होता था कि फंड क्राइसिस है, कहाँ से होगा। लेकिन आज आपका लेक्चर सुन के लगा कि फंड क्राइसिस तो कहीं है ही नहीं, बस एफर्ट करने की जरूरत है। बस 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 बस। तो सर लेकिन एक जो सीनियर से बात करने पर हमेशा एक डाउट क्रिएट होता है कि सर इनका समायोजन वाला बिंदु कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब हम लोग तो सैलरीड क्लास हैं, कैसे क्या आगे क्या, मतलब एक डाउट क्रिएट करते हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब एडजस्टमेंट को लेके इनके? नहीं देखिए, ऐसा है यादव साहब, रमेश चंद्र जी, डाउट तो ऐसा है, सब तरह की फैकल्टी होती है सब जगह। आपके यहाँ नहीं, सारे इंडिया में। मैं NCERT में था, मैं डिपार्टमेंट था, मेरे पास बहुत काम था। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट को हमने 2 साल में पूरा किया आप लोगों की मदद से, और सारे काम भी किए। तो एडजस्टमेंट उसी हिसाब से करनी चाहिए। प्रोजेक्ट का अपने हिसाब से, बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, छोटा प्रोजेक्ट लेना है, क्योंकि फंड की मैंने आपको बताया कोई कमी नहीं है। और बड़ी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम भी है, जैसे रूसा है मालवीय मिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग का सेंटर में ये स्कीमें जो है, इन सब पैसा देती है, है ना। समग्र शिक्षा है, बस सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, टच में रहना पड़ेगा। मनी इज नो प्रॉब्लम। बाकी एडजस्टमेंट का ये है कि भाई आप टीम बनाइए। पहले तो आप वो इशू लीजिए, हर एक फंडिंग एजेंसी की प्रायोरिटी एरियाज होते हैं, उन प्रायोरिटी एरियाज को पढ़िए, उसके हिसाब से उनको प्रपोजल बनाइए। प्रपोजल ऐसा हो कि वो आपके बगैर एब्सेंस में ही कोई पढ़े तो लगे कि भाई आप ये रमेश चंद्र जी पहले महीने ये करेंगे, दूसरे ये करेंगे। अब 1 साल का प्रोजेक्ट है, 12 महीने रिफ्लेक्ट हो, कितने लोग होंगे, कितने पैसे होंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, कितने सेमिनार करेंगे, कैसे टूल बना, यानी सब चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और टीम में उसमें हो, कैसे आंकड़े इकट्ठे करेंगे, तो ऐसे समायोजन करें। अब जो इंटरेस्टेड लोग हैं जी सर, उनकी टीम में रखें। दूसरी बात, आपके कॉलेज से हैं, ठीक है, अगर आप सोचते हैं जैसे ये जो है अपने जीवन दास कुमार जो हैं, ये आपकी फील्ड के हैं और ये दूसरे कॉलेज में है, ये भी टीम के साथ मिलना चाहते हैं, तो मिलकर कर लें। तो फंडिंग एजेंसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि आप 2 कॉलेज से मिलकर कर रहे हैं, 4 कॉलेज से। मेरे साथ तो 15 यूनिवर्सिटीज के लोग
हेड ऑफ डिपार्टमेंट और वो सब डीन थे, वो मिलके काम किया हमने। तो एक एजेंसी का मतलब ये है कि भाई आपका प्रपोजल बढ़िया होना चाहिए, इंटरेस्टेड लोगों को रखिए जो मोटिवेटेड हो, ठीक है ना जी सर, कोलैबोरेशन में कर ले सर। हाँ, वो तो आपकी मर्जी है। आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप उन्हीं को रखिए जो आपके साथ काम करें, जो काम नहीं करे तो फिर तो काम होगा नहीं, फिर क्यों रखें ऐसे लोगों को। मोटिवेटेड लोग तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और आप एक बार, मेरा ये है क्योंकि मैं भी जब यंग था, जब मैं भी रिसर्च से डरता था, मगर मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया और मैं करता ही रहा। और अब भी मैं बहुत से इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनकी रिसर्च की एडवाइजरी प्रोजेक्ट कराता रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे तो ये सबसे आसान लगा। सर एक निवेदन था सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से कि सर हाउ टू मेक ए गुड प्रपोजल। गुड प्रपोजल का मैं आपको ये बताता हूँ, जितनी भी फंडिंग एजेंसी है उन्होंने सब जो है प्रपोजल बनाने का तरीका दिया हुआ है। जैसे कि एनसीईआरटी लगा लो, तो उन्होंने ये देखा कि भाई एनसीईआरटी में स्कूल एजुकेशन में पैसा देंगे, टीचर एजुकेशन में देंगे, ठीक है, या इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी टीचर एजुकेशन, सोशियोलॉजी स्कूल एजुकेशन में देंगे। तो फिर वो क्या है, उन्होंने ये एरिया दे के कैरिकुलम में देना है या असेसमेंट में है या टीचिंग लर्निंग में, ये सब चीजें दी हुई है, नॉर्म्स डिसाइडेड हैं सर। हाँ, फिर परफॉर्मा दिया हुआ है। अब भाई आपको जो टॉपिक है वो इन्हीं में से होना चाहिए, फिर आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव है वो आपके क्लियर होने चाहिए, हाइपोथेसिस है जरूर तो वो क्लियर होने चाहिए, फिर सैम्पलिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, फिर डेटा कलेक्शन है के टूल है वो होने चाहिए। तो आपको वो प्रपोजल के सारे नियम फॉलो कर लोगे तो प्रपोजल बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। अगर ये मैं तो वैसे कोई मौका मिला तो मैं आपको एक प्रपोजल का, एक फंडिंग एजेंसी का, जैसे एनसीईआरटी का ही, वो प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना। तो प्रपोजल बढ़िया होगा और उनके एरिया में होगा तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। यस सर, सही दिशा में सार्थक प्रयास करने को ज्यादा अच्छा होगा। या नहीं, देखिए प्रपोजल में कोई कमी होगी तो फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब यूजीसी में मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया या आईसीएसआर में रिजेक्ट हो गया, तो वो आप देखें जो उनकी रिक्वायरमेंट, जो उनका प्रपोजल का नियम है वो उसको कंपेयर करें तो बात, वैसे रिसर्च के यूनिफॉर्मिटी सेम है मगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत किया हुआ होता है, वो कर लीजिए और आपको मिल जाएगी बातचीत। You will get the fund for conducting this. और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक प्रश्न है। आप बताओ भाई अमित कुमार। सर अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ डेटा फील्ड वर्क है, हाँ, जहाँ डेटा का वर्क है या फील्ड वर्क है, वहाँ प्रपोजल इजीली मिल जाता है, लेकिन जहाँ थियोरेटिकल वर्क है, सिर्फ थियोरेटिकल, जैसा मेरा फिलॉसफी बैकग्राउंड है, हाँ, तो 100% थियोरेटिकल वर्क है हम लोग का, तो वहाँ फंड की सर कमी है। नहीं, कहीं कमी नहीं है। और मैं बताता हूँ सर। हाँ, और बताइए सर। इसमें जैसे अब जैसा मेरा कोर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन कोर सब्जेक्ट पर है, मतलब फिलॉसफी के कोर पे, और जो वर्क हो रहे हैं वो किसी नैरेटिव के थ्रू हो रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ सर जी। किसी नैरेटिव के थ्रू हो रहे हैं, किसी नैरेशन के लिए हो रहे हैं। अब उस नैरेशन को कंप्लीट करना, उस नैरेशन के तहत या उस नैरेशन के लिए प्रपोजल तैयार करना थोड़ा सा अनइथिकल लगता है। अपनी इंटीग्रिटी के साथ थोड़ा ये लगता है कि मैं खेल रहा हूँ। नहीं, ये तो बात ठीक है, आई एग्री भी, नहीं करना है ऐसे, मगर देखिए ऐसा है फिर भी आप उसको, अभी तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, इंटरडिसिप्लिनरी में आप फिलोसफी का इशू लेके किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके भी कर सकते हैं। फिर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है, मैं जानता हूँ सर, मैं उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अब वही कह रहा है, जब उनकी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर अमित कुमार, वो उसके हिसाब से बना दोगे तो हो जाएगा। तीसरी बात यह है, फिलोसफी तो अभी मेन फोकस में है,
अभी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, NEP जो है, उसमें इंडियननेस की बात की है। तो आपके जितने भी थिंकर हैं वो तो मेन फोकस में है आजकल। उसका तो UGC जो है, आप जगह जगह ये MMTC इंडियन कल्चर पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पूरे कंट्री में हो रहा है, पूरी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, और आप लोग अटेंड भी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आपको फंड की कोई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। उसी के हिसाब से आप बनाइए, इंडियननेस पे बनाइए, उसके कल्चर पे बनाइए। फिलोसफी का तो बहुत इम्पोर्टेंट, फिलोसफी तो जो है थ्योरी देती है, और वो बाकी लोग हम सब इम्प्लीमेंट करते हैं। बड़े बड़े विचार लोगों के, गांधी जी के, अरिस्टोटल के, किसने, ये सभी तो कर ही रहे हैं। तो आपको तो फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। आप नेशनल पॉलिसी के बाद इम्प्लीमेंट, और फिर सभी आपको सभी देंगे। आप किसी भी संस्था में इंडियननेस का करेंगे ना, किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर देंगे तो देंगे, जरूर देंगे। आपका तो प्रायोरिटी एरिया है अमित कुमार। थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताइए बताइए। मेरा स्पेशलाइजेशन है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। हाँ सर सपोज हम लैब का हम सर्वे करना चाहते हैं, हाँ सर फिर कॉलेज में एथिकल कमेटी का क्या प्रोविजन है सर, कैसे बनवाई जाए? नहीं, कमेटी तो देखिए, आप लोगों की कमेटी डिफरेंट होती है कॉलेज के अंदर। डॉक्टर मीनू, होती है ना कमेटी। यहाँ से तो प्रिंसिपल होता है, स्टाफ होता है। अपने प्रिंसिपल को आप अपना प्रपोजल बना के भेजिए कि साहब ये कमेटी बनाना चाहते हैं, इसमें ये डिस्कस करना चाहते हैं, फिर इससे हम प्रोजेक्ट लेंगे, फंडिंग एजेंसी होगी। तो यू अपना पहले सोच विचार कर लीजिए, अपने कुछ साथी है उन साथियों से विचार कर लीजिए, फिर एक इस तरह की कमेटी प्रपोजल बना के फिर अपने हेड प्रिंसिपल के पास जाइए सब लोग, तो बन जाएगी आराम से, कोई समस्या नहीं है। और थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। कई बार प्रिंसिपल जो है गर्दन इधर उधर भी करेगा, हिलाएगा भी। वो तो शुरू में सबकी आदत होती है, फिर बाद में मान जाते हैं, अच्छे काम के लिए सब मान जाते हैं। और आप लोग एफर्ट करेंगे तो काम तो हो ही जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए भाई। तो अभी तो आप लोगों को सिर्फ अपने फील्ड में काम करने की जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लेंट में ये सोच रहा था, जब अभी बात करते हैं हम, कभी बात करने का, क्योंकि एनसीईआरटी में जाने से देश में इधर जाने का मौका मिला, तो सब फंडिंग की बात करते हैं, सर पैसे नहीं है। अब तो फिर हम उनको बताते हैं मगर पैसा में इतना ज्यादा पैसा अवेलेबल है, और रिसर्च का पैसा तो जो बड़ी बड़ी ये है ना, फ्लैक्स स्कीम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रिसर्च का पैसा उड़ता आ जाता है, यूटिलाइज नहीं होता है, स्टेट यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो कोई आपका सवाल नहीं है तो बंद कर देते हैं। थैंक यू सर। बताइए, कोई किसी का सवाल, कोई कुछ बताना चाहे तो। सर यदि एक सवाल है, क्यूरी है, सवाल नहीं है, क्यूरी है कि सर कॉलेज में जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल होता है, हाँ ओके, तो उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या वर्क? देखिए, जो क्या उससे हम लोग को कोई फंडिंग में सहायता मिल सकती है या? मैं आपको बताता हूँ आपको। देखिए, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और कोविड का जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसमें क्या था कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ते थे, विदेश में जाते, तो कोविड के दौरान बहुत समस्या आ गई, और उनकी यूनिवर्सिटी में और कंट्रीज ने अलाउ नहीं किया, है ना, उनका सब स्टडीज वगैरह काफी अफेक्ट हुआ। तो जैसे चाइना में आज तक ही नहीं अलाउ कर रहे हैं, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इस पॉलिसी ने कहा कि हमारा इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए काम, हमारी स्टडी भी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। तो इसमें पॉलिसी में कहा कि बाहर के लोग यहाँ पे कैंपस खोलेंगे, हम लोग वहाँ खोल लेंगे, तो हमारा इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड हो जाएगा हर विषय में, चाहे कोई भी हो, चाहे लैंग्वेज हो या चाहे जो भी। ले जाओ, इधर आओ, देखो मिट्टी गीली है, पैर में लग जाएगी, सैंडल में कीचड़ हो जाएगा। म्यूट करो, आओगी रूम में, अलाउड नहीं करेंगे हम तुमको। आकांक्षा जी मैडम म्यूट करिए। आकांक्षा जी म्यूट कीजिए। तो उसमें क्या है, फिर एक तो फायदा ये होगा
अब इंटरनेशनल लेवल के कैंपस सर जो एक्सपर्ट होंगे वो यहीं आ जाएंगे, हमारे भी वहीं खुल जाएंगे, तो हमारे ज्यादा लोग बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। तो उससे हमें एक तो हमारा जो इतना पैसा जाता है वो नहीं होगा, बचेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो अभी इस दिशा में यूजीसी प्रयास कर रही है, तो कई कंट्रीज से बात हो रही है। तो हमारे देश ने तो कई कंट्रीज में कैंपस खोल दिए हैं, जैसे आईआईटी ने नाइजीरिया और कई कंट्रीज में खोल दिए हैं, तो ये प्रयास चल रहे हैं। तो इसमें जो आप बात बता रहे हो इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट है, रिसर्च के लिए ही सब बाहर जाते हैं। तो इन्होंने यूजीसी ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, एक लेटर लिखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सभी इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल खोला गया है, ज्यादातर खुल गया है जैसे आपने बताया। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। एक तो काम ये है कि भाई ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बताए, फैकल्टी को तैयार करे, उसमें कुछ लोग होंगे, सबको बताए कॉलेज की फैकल्टी को आप अपने फील्ड में ऐसे रिसर्च करनी है, ये टॉपिक है। फिर उनको ट्रेनिंग करे कि भाई इस तरह रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है। फिर उनको ये बताया कि आपने रिसर्च प्रपोजल बना लिया डिफरेंट में, किसी ने हिंदी में, किसी ने इंग्लिश में, किसी में मैथ में, किसी में साइंस में, किसी में फिजिक्स में बना, तो फिर आप यहाँ से फंडिंग मिल सकती है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है उसका भी काम है। तो वो बच्चों को भी तैयार करे, फैकल्टी को भी तैयार करे, और रिसर्चेज के लिए सारी चीजें बताए। और फिर जो है बहुत सी चीजें, जैसे कोई नई चीज निकली तो उसके ऊपर मान लो कोई नया तरीका निकला है ना, अब उस नए तरीके का रिसर्च की किसी ने, तो उसके ऊपर उसकी सामग्री भी बनाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये भी है, वो आपको ट्रेन करे हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेनिंग मटेरियल, हाउ टू प्रिपेयर द टीचिंग मटेरियल, ठीक है ना। जैसे कि अब एनईपी ने कहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, तो वो सब फैकल्टी को भी बताए, बच्चों को भी बताए। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैसे पढ़ाया जाता है उसके लिए सामग्री बनानी पड़ेगी, तो सामग्री बनाने की भी मदद करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की बड़ी जिम्मेवारी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ से मटेरियल मिलेगा, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे फंडिंग होती है, ऑल थिंग्स आर। इज इट क्लियर अमित कुमार? सर कंसर्निंग क्वेश्चन वन मोर। हाँ यस सर। सर ये जो R&D है कॉलेज में सेल जो है सर, इसको कहीं से फंडिंग मिल सकती है? कोई प्रावधान है ऐसा कि उसको कोई सेमिनार, सेल की मैं बात बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल की नहीं, कि सेल को कहीं से फंडिंग मिल सकती है अपने फंक्शन को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए? ये सारी मैंने बताया, आप रिसर्च एंड फंडिंग का जो आपका सेल है उसके अंदर जो बैठा हुआ है, अगर वो प्रपोजल बनाएगा और किसी फंडिंग एजेंसी को भेजेगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पैसा मिल जाएगा। मैं तो बताया, किसी को भी भेज दो, एनजीओ से ही साठ-गांठ कर लो, एनजीओ के साथ मिलकर कर लो, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़िया हो जाएगा। अतुल कुमार यादव जी बताओ क्या कह रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन था बेसिकली जो एनईपी 2020 का जो करिकुलम ये और पॉलिसी आई, इसके रिगार्डिंग अभी ये रिकमेंडेशन है कि 5 किलोमीटर के दायरे में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। तो ऐसे में सर बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और या गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम ध्यान है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे में मुझे लगता है कि सर ज्यादा इस पे फोकस करेगी, तो सर थोड़ा सा इसका भी आप भविष्य बताएं थोड़ा, ये एक था सर जिज्ञासा। नहीं देखिए ऐसा है, ये 5 किलोमीटर मैंने शुरू में बताया, पॉलिसी ने कहा एक्सेसिबिलिटी सब जगह होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज, जब तो रिसर्च करोगे। तो अभी क्या है, अब 3 तरह की यूनिवर्सिटी होंगी इस देश में। अब एक रिसर्च इंटेंसिव, एक जो है टीचिंग इंटेंसिव, एक जो है ऑटोनोमस कॉलेजेस, वो भी यूनिवर्सिटी की तरह काम करेंगे, वो भी यूनिवर्सिटी की तरह ही काम करेंगे।
तो अब क्या है, ये जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, अब वो 5-6 क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं है दूसरे कॉलेज में सब्जेक्ट है, तो इनको एक क्लस्टर बना दिया जाएगा और फिर सारी सुविधाएं जो मिनी यूनिवर्सिटी हो जाएंगी और फिर ये ऐसे ही डिग्री देंगे जैसे यूनिवर्सिटी, तो ऑटोनोमस हो जाएंगी। तो ये इनके 5-5 किलोमीटर में होगी, तभी तो लोग रिसर्च करेंगे, तभी तो लोग आएंगे। अगर नहीं तो सुविधा नहीं होगी तो फिर कौन पढ़ेगा। अब दूर 20 किलोमीटर पे बच्चा कैसे जाएगा, नजदीक होगा तो गांव का बच्चा अपने नजदीक जो यूनिवर्सिटी होगी अपने पढ़ लेगा, उसको सर्टिफिकेट भी वही देंगे, ठीक है ना। तो ये एनईपी का वो है, इस पे काम चल रहा है इस पे, ठीक है ना यादव साहब। इज इट क्लियर? थैंक यू सर। ओके हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा ओके पूजा जी जी सर, जैसे आपने कई सारी एजेंसी बताई, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे ICSSR है, UGC है, हायर एजुकेशन भी फंड देती है। कुछ एजेंसी तो सबको एकदम पता होते हैं। NGO का भी सर आपने बहुत बताया, उसमें सर 2-4 ऐसा आप बता सकते हैं जो वेबसाइट है या जो संस्था जो रेगुलर देती है फंड, जिससे हम टच में रहें, सर्च करते रहें। तो NGO सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए पूजा, मैं आप सबको आसान तरीका बता देता हूँ। एक बहुत NGO नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है। आप कहाँ पे कौन से कॉलेज में काम करती है? सर मेरठ में है, कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय मेरठ। हाँ, आप सिंपली मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं सोर्स बता देता हूँ। आप ये लिखिए नेम ऑफ NGOs इन मेरठ एंड अराउंड मेरठ, तो आपको 100 से ज्यादा मिल जाएंगी। फिर आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लीजिए, आप जिसके साथ आपको ठीक लगे वहां काम शुरू कर देना। ऐसे हर सिटी के अंदर है। अब सिर्फ गूगल पे नाम लिखो और NGO का नाम आ जाएगा, उनका नाम भी, फंक्शन भी, काम भी। और आप दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको सब संस्थाएं मिल जाएंगी। ठीक है साहब, थैंक यू सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes sir. Yes sir. Yes, thank you very much. Yes sir. Great session, sir. Very great. Very थैंक यू सर। बहुत ही शानदार लेक्चर। मैं आपका थैंकफुल Thank you, sir. मैं आपका बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं, इन रिसर्च करोगे, मेरे को बताओगे साहब हमने रिसर्च प्रोजेक्ट कर लिया नेशनल इंटरनेशनल, और सारे आपने टूल बताए वो सारे यूज कर लिए। ये टूल आप यूज कर सकते हो, अडोप्ट। और मैं थैंकफुल जब हो गए, जब आप फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी पे अमेरिका चले जाओगे और मेरे को फोन करोगे, साहब मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। Okay, well, Definitely, sir. We will inform you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. I am very thankful to Raja madam. Thank you sir. Madam for giving me opportunity. Thank you, sir. And Dr. मजर साहब और आप सब लोगों का आपने बड़ा इंटरेस्ट लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इनका फायदा उठाएंगे, और कभी भी कोई